नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर जो है वो चैप्टर है उत्तक, जो चैप्टर नंबर संख्या है हमारी 6 है। और आज आपको बता दें बच्चों कि इस हम टीसू पढ़ने से पहले आपको हम कोशिका के बारे में अध्याय 5 में आपको पढ़ाया था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है उत्तक। उत्तक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम पीछे से पढ़ लें। हमने आपको बताया था, पिछले अध्याय में पढ़ा था कि सभी जीवित प्राणी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। बच्चों, हम आपको बताए थे पिछले अध्याय में कि जितने भी जीवित प्राणी है संसार में, पौधे कोशिका से किससे बने थे? कोशिका से बने होते हैं। एक कोशिका जीवों में सभी मौलिक कार्य का एक ही कोशिका द्वारा होता है। आपको बता दें, एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य, जितने भी कार्य, सिक्रेशन, अपसर्जन और जितने भी उसके फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, एक ही कोशिका के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय, उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। आपको बता दें बच्चों को, अमीबा है में एक ही कोशिका द्वारा उसका जो मोशन, गति होता है, भोजन लेने की क्रिया होती है, भोजन को कैसे अंतर्ग्रहण करता है, गैस का विनिमय, एक्सचेंज करना, उत्सर्जन, सिक्रेशन भी क्या होता है? एक ही कोशिका का द्वारा होता है। लेकिन आपको बता दें, बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। कैसे होती है? बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। आपको बता दें कि बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्य को ही संपन्न करते हैं। किस विशिष्ट कार्य को ही संपन्न करने में सक्षम होते हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। आपको बता दें बच्चों कि प्रत्येक जो विशेष कार्य होता है कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के समक्ष होते हैं। जैसे आपको बता दें, मनुष्य में पेशीय कोशिकाएं फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति करते हैं। जैसे बता दें बच्चों कि मनुष्य में अगर पेशीय कोशिकाएं होती है जो फैलने और सिकुड़ने के से गति होता है। जैसे ही फैलती है तो हम चढ़ते हैं, सिकुड़ती है तो रुकते हैं। हाँ, फैलती है सिकुड़ती है तो हमें क्या चलने में चलने में क्या होता है? सुकून होता है, हम आसानी से चल पाते हैं। हाँ, आपको पता है जिससे गति होती है, जैसे ही हम चल पाते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं संवेदनों की वाहक होती है। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है बच्चों हमारे शरीर में, वो क्या संदेशों को क्या होती है? वाहक होती है। जैसे ही हमारे तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क से तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क से अगर हमें चींटी काटती है तो उसकी अनुभूति होती है। अनुभूति होती है उसी की तरह, जैसी अनुभूति होती है हमारे जैसे ही चींटी काटे तंत्रिका कोशिका संदेश माइंड को भेजता है, हमारे मस्तिष्क को भेजता है। वैसे ही तंत्रिका कोशिका को जैसे ही मस्तिष्क भी करता है, संदेश भेजता है उधर से, तो हाथ हटाओ तो हम तुरंत ही हाथ हटा लेते हैं, नहीं तो क्या करते उसी पर रखे रहते। तंत्रिका कोशिकाएं कहते संदेशों की वाहक होती है। और आपको पता है रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को वहन करता है। आपको बता दें रक्त क्या करता है, जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन एवं अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है? वहन करता है। और जैसे ही ऑक्सीजन वहन करता है, पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। आपको बता दें, जैसे ही हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन आदि को कौन लेके जाता था? अतिरिक्त कोशिकाएं लेके जाती थी। उसी प्रकार पौधों में भी वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में आपको बता दें, जो बहुकोशिकाओं से मिलकर बने जीव बने होते हैं, उनमें श्रम विभाजन होता है। उनमें श्रम विभाजन कोशिका के कार्य के आधार पर उसको विभाजित किया गया होता है। ठीक है, शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होते हैं, सदैव एक समूह में होती है। अब बताइए, जो कोशिका कौन सी कार्य करती है उसका एक समूह होता है। ठीक है, कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को करने में संपन्न होती है, दक्ष होती हैं, तो सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि आपको बता दें बच्चों, ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य कि एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न होता है। आपको बता दें बच्चों कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न होता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है।
कोशिकाओं के ये समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। जैसे आपको पता है शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य करना है, किसी कार्य को करने के लिए एक निश्चित क्या एक निश्चित कार्य के एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह, कोशिका के द्वारा नहीं, कोशिकाओं के कई कोशिकाओं मिलने से एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया, सब ग्रुप में मिलकर काम करता है, उस कोशिकाओं का वह समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अगर एक कोशिका कार्य तो उसको कोशिका कहेगा, अगर कोशिकाओं का पूरा समूह काम करेगा मिलकर तो उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब एक क्या होता है? विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आपको बता दें बच्चों को, ये अधिकतम ऊतक अधिकतम दक्षता स्पष्टता पूर्वक काम का साथ कार्य कर सकने के लिए विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। विशिष्ट क्या क्रम में व्यवस्थित है। जैसे आपको बता दें रक्त है, फ्लोएम तथा पेशीय ऊतक के उदाहरण होते हैं। आपको बता दें जैसे रक्त है, फ्लोएम है तथा ये क्या है? पेशीय ऊतक। रक्त के मानव टिश्यू होता है, फ्लोएम पादप का टिश्यू होता है और पेशीय के मानव का टिश्यू होता है। ठीक है, क्या उदाहरण है। आपको बता दें बच्चों कि ये कोशिका जो आकृति में एक समान होती है, ये कोशिका आकृति में भी क्या एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है। समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। आपको बता दें ये कोशिका है जो आकृति में एक समान तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, एक समान होती है साथ और कार्य क्या करती है? एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। क्या ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है। आपको बता दें अब हम पढ़ेंगे पौधे एवं जंतु की एक ही तरह के ऊतक से बने होते हैं। अब बताइए, अब जानते हैं बच्चों, आपको बता दें कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतक से बने होते हैं। आइए हम बात करते हैं। आइए हम जानते हैं कि हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनके कार्य की तुलना करें। आपको बता दें कि विभिन्न ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्य की तुलना करें। क्या पौधे और जंतु की संरचनाएं समान होती है? क्या पौधे और जंतु की संरचनाएं समान होती है? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों समरूप क्या करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है कि पौधे स्थिर है। क्या है? पौधे स्थिर है, पौधे क्या होते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर है कि दोनों में स्पष्ट अंतर है कि दोनों। आपको बता दें पौधे क्या होते हैं? स्थिर होते हैं और गति नहीं करते, वो चल फिर नहीं सकते हैं। पौधे क्या होते हैं? स्थिर होते, एक ही जगह रहते, गति नहीं करते चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। और क्या होता है? उन्हें सीधा खड़ा होता है अर्थात उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। आप बताइए बच्चों कैसे खड़ा रहता है? बड़ी मात्रा में क्या होता है? सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्राय मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। प्राय किसके बने होते हैं? मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। आपको बता दें जो पौधे स्थिर होते, क्योंकि स्थिर होते तो गति नहीं कर पाते और इन्हें सीधा खड़ा होना होता है। सीधा खड़ा होता है उनमें बड़ी मात्रा में क्या होता है? सहारा प्रदान करने वाले टिश्यू होते हैं, जिसकी वजह से वो खड़े होते हैं। ठीक है। और ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्राय क्या होते हैं? मृत होते हैं, डेड सेल होते हैं। ठीक है। आपको बता दें दूसरी ओर जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते। जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर क्या जीवन व्यतीत करते हैं। ये पौधे की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपयोग करते। जंतु अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। पौधों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना जंतुओं को, क्योंकि उसको भोजन भी खोजना होता है, रहने के लिए घर भी खोजना होता है, इधर उधर जाना भी होता है। तो क्या पौधे से अपनी भोजन खुद ही बनाना होता है। पौधों तो अपना भोजन खुद पर ये अपना भोजन दूसरों से निर्भर करते हैं ना, जंतु निर्भर होते हैं तो उनको भोजन बनाना होता है लाकर। तो पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का उपयोग अधिक होता है जंतु में। जंतु की अधिकांश कोशिका क्या होती है? जंतु के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। ठीक है। अब हम बात करें जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता क्या है। आपको बता दें कि जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधे की वृद्धि कुछ मात्रा में ही सीमित होती है। आपको बता दें जंतु और पौधे के बीच में उनकी वृद्धि को प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। अब पौधे की वृद्धि
कुछ ही क्षेत्र में ही सीमित रहती है, कुछ क्षेत्र में सीमित, जबकि जंतु में ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है क्योंकि जंतु में अगर पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में क्या सीमित रहती है, जबकि जंतु में ऐसा नहीं होता है। पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। पौधे के कुछ ऊतक क्या होते हैं, जीवन भर क्या होते हैं, विभाजित होते रहते। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि को प्रतिरूप में एक और भिन्नता देखना है। अब बोले पौधे की जो वृद्धि होती है ना बच्चों, कुछ क्षेत्रों में क्या सीमित रहते हैं, जबकि जंतु में ऐसा नहीं होता है। जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। अब बोले पौधे कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते। क्या होते हैं, पौधे के कुछ ऊतक क्या होते हैं, जीवन भर विभाजित होते थे। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में सीमित रहते, कुछ क्षेत्रों में सीमित रहते हैं, जो जीवन में विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक जो कुछ क्षेत्रों में सीमित रहते हैं, ऊतकों की विभाजन की क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को वर्गीकृत किया जा सकता है। आपको बता दें, ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों का क्या होता है, पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। अब ऊतक की जो विभाजन क्षमता के आधार पर पौधे के ऊतकों को क्या वर्गीकरण किया जाता है। आइए देखते कि वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। उसके बाद वृद्धि अथवा विभोजोतक तथा अस्थायी ऊतक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक स्वरूप होती है। आपको बता दें, वृद्धि अथवा विभोजोतक तथा अस्थायी ऊतक, ग्रोथ मेरिस्टेमेट और परमानेंट टिश्यू। जंतु कोशिकाओं में वृद्धि अधिक एक रूप होती है। ठीक है। अतः जंतुओं में विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। आपको बता दें कि जंतुओं में क्या होती है, विभाज्य और अविभाज्य कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। आपको बता दें कि अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल। आपको बता दें कि अंग जितने हैं हमारे शरीर में, और उनको अंग तंत्र का जो संरचनात्मक संगठन होता है जटिल, और पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। आपको पता है कि जो अंग तंत्र होते हैं कि संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों में जटिल की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा और सीमित होता है। आपको बता दें कि ये मूल अंतर जीवधारियों में दो महत्वपूर्ण समूहों में जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। आपको बता दें बच्चों कि जो ये मूल अंतर है ना, जीवधारियों में दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, और विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया। आपको बता दें, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और पौधा के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के से अनुकूलित होते हैं। आपको बता दें, जो दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए, लोकोमोशन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। अब आपको बता दें, जटिल जंतुओं और तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। अब हम जटिल जंतुओं और पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की क्या अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। पादप ऊतक क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है। पादप ऊतक में हम पहले आपको बता दें, पादप ऊतक में पहले हम विभोजोतक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पादप ऊतक में पहले हम क्या पढ़ेंगे, विभोजोतक क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक क्या होता है। इससे पहले पढ़ने से पहले हम एक क्रियाकलाप देखते हैं, जिससे आपको बता, दो शीशे के जार लेते हैं। आपको नीचे फिगर में दिखाए थे, दो शीशे के जार लेते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। जब दो प्याज लेते हैं तो दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं। अभी दिखाते हैं हमको चित्र में। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों को मूल की लंबाई मापते हैं, जड़ की उसकी लंबाई नापते हैं। पहले और दूसरे और तीसरे दिन मूल की लंबाई में क्या, जड़ की वृद्धि में क्या को माप लेते तथा आपको बता, दूसरे जार में रखी प्याज का मूल वो चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। उसके बाद दोनों जार में रखी प्याज के नमूनों की लंबाई की जांच
लंबाई की 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनसे हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप कीजिए और नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ठीक है, आपको 2 जार लेना, दोनों के ऊपर एक प्याज, दो प्याज लेना, 2 शीशे की जार लेते हैं और 2 प्याज लेते हैं और जो जार लेते हैं उसमें पानी भर देते हैं। पानी भरते कुछ दिनों तक दोनों प्याजे के मूल्य की देखिए कि उसकी जो जड़ है उसमें वृद्धि हो रही है। पहले, दूसरे, तीसरे दिन मूल्य की लंबाई को थोड़ा नाप लीजिए कि वो कितना बढ़ा है। ठीक है, दूसरे जार में रखी प्याज के मूल्य के चौथे दिन 1 सेंटीमीटर जो बढ़ा है, दूसरे दिन प्याज की दूसरी जार में से 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज के मूलों की लंबाई को 5 दिनों तक निरीक्षण करें और देखिए कि क्या उसमें परिवर्तन होता है। उसकी वृद्धि के माप आपको लिखना है। ठीक है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या है, देखिए इसका जो 2 जार लिए, इसको प्याज लेते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, जो उसका जड़ है उल्टा करके रखते हैं, जिसका जड़ वो क्या धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, उसको मूल की सारी माप कर हम क्या लिखेंगे। ठीक है, 5 दिन के बाद ऊपर आपको बता दें, ऊपर दिए गए निरीक्षण को देखते हुए नीचे दिए गए उत्तर प्रश्न को उत्तर देखते हैं। इस जार में रखी हुई प्याज की प्याज की मूल की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, पहले रखने से पहले देख लेते हैं। हमारे द्वारा आपको बता दें कि जब हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को हम काट लेने के बाद भी क्या वो वृद्धि करती है। हाँ, आपको बता दें, जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल जो होते हैं, जड़ होते हैं, ऊपरी हिस्से को काट लेते हैं तो क्या वो वृद्धि करेगी या बंद कर देगी? वृद्धि करना बंद कर देगी। क्यों? अब बंद कर देगी? आपको बता दें, पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। आपको बता दें कि पौधे में जो वृद्धि होती है ना, ग्रोथ होता है, कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों को उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है कि पौधों में के जो होता है पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विभाजित ऊतक के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ठीक है, ऐसे ऊतकों को विभोजोतक भी कहा जाता है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं कि पौधे में वृद्धि के कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ये क्यों होती है? कि ऐसा विभाजित ऊतक के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है और ऐसे ऊतकों को विभोजोतक ऊतक ही कहा जाता है, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये विभोजोतक किस भाग में स्थित होते हैं? विभोजोतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र, आपको बता दें कि ये जो विभोजोतक किस भाग में स्थित होता है, विभोजोतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम और अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। आपको बता दें, एपिकल एकदम ऊपर वाले शीर्ष पर, कैम्बियम पार्श्व की तरफ होता है और अंतर्विष्ट में भागों में वर्गीकृत किया गया। 3 भागों में विभोजोतक को वर्गीकृत किया जाता है। कि इसमें विभोजोतक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है? शीर्षस्थ। ठीक है, दूसरा कैम्बियम, तीसरा अंतर्विष्टीय भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, विभोजोतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभोजोतक की तरह ही, आपको बता दें, जो विभोजोतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में ही विभोजोतक की तरह, आपको बता दें कि विभोजोतक की तरह नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभोजोतक की तरह होती है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती है और मैच्योर होती है, उनके गुण में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। आपको बताते हैं, जैसे ही जो विभोजोतक कोशिकाएं होती है प्रारंभ में क्या विभोजोतक की तरह होती है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती है, ग्रोथ होता है इनका, और जैसे ये मैच्योर होती जाती है, इनके गुणों में क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतक के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में क्या विभाजित हो जाती है। जैसे विभोजोतक ऊतक को एपिकल 3 भागों में बांटा गया था, शीर्षस्थ विभोजोतक, अंतर्विष्ट विभोजोतक, और आपको बता दें दूसरा क्या था हमारा, तीसरा हमारा था पार्श्व विभोजोतक की तरफ। ठीक है, विभोजोतक ऊतक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में, कौन कौन से भागों में? शीर्षस्थ विभोजोतक, अंतर्विष्टीय विभोजोतक और पार्श्व विभोजोतक कहते हैं। ठीक है,
आपको बता दें परों के शीर्षस्थ बीजोत्तक जड़ एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है। जैसे बता देगा परों के शीर्षस्थ बीजोत्तक एपिकल मेरिस्टेम जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहते हैं। जैसे कोई प्लांट है, उस प्लांट में जो एपिकल शीर्षस्थ बीजोत्तक कहाँ पाए जाते हैं, जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं। अपर पार्ट में पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, जो होता है शीर्ष विभुजोतक क्या होता है, वह उनकी लंबाई को वृद्धि करता है। तनी की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभुजोतक के कारण होता है। आपको बता दे किसके कारण, किस कारण प्लांट अधिक वृद्धि करता है, तो क्योंकि उसके ऊपर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। उसके ऊपर शीर्षस्थ विभुजोतक पर जड़ एवं तनों के ऊपर ही पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, शीर्षस्थ विभुजोतक पाया जाता है। ठीक है, और किस कारण हमारी जो प्लांट होते हैं उनकी लंबाई में वृद्धि किसके कारण होता है, शीर्ष विभुजोतक तने की वृद्धि और तने के प्रति मूल में वृद्धि पार्श्व विभुजोतक के कारण होता है। आपको पता है तने की जो वृद्धि होती है, जो उसकी जड़ों में वृद्धि होती है, जो मोटाई में बढ़ते हैं, तो पार्श्व विभुजोतक के कारण, कैम्बियम के कारण क्या होता है, बढ़ते हैं। ठीक है, आपको बता दें अंतर्विष्ट विभुजोतक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाया जाता है। आपको बता दें अंतर्विष्ट विभुजोतक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाया जाता है। आपको बता दें कि जैसे हम कोई गन्ना लेते हैं, गन्ना ये मान लीजिए गन्ना के एक यहाँ पे वो खुट टाइप का लगा रहता है, नोट टाइप का लगा रहता है, फिर यहाँ पे नोट टाइप का लगा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, इसको ही हम पर्व संधियाँ बोलते हैं। ठीक है, पर्व और संधियाँ बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है, मेरिस्टेम अंतर्विष्ट विभुजोतक पाया जाता है। अंतर्विष्ट विभुजोतक यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, विभुजोतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। आपको बता दें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, कोशिका जो मेरिस्टेमेटिक की जो सेल्स होती हैं, विभुजोतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। अब बताइए कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, कोशिका सेल्स होती है, टिश्यू बोले सॉरी, जो सेल्स होती हैं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास क्या क्या होता है, वो बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल भी होता है और स्पष्ट क्या होता है, केंद्रक होता है। उनके पास राजधानी नहीं होती है, वैक्यूल नहीं होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास राजधानी क्यों नहीं होती? अब बताइए इतना कुछ हमें राजधानी क्यों नहीं होता है, इसके बारे में देखते हैं। आप कोशिका पर आधारित अध्याय में उल्लेखित राजधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। हम कोशिका के राजधानी के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ाया था। ठीक है, हम अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अस्थायी ऊतक क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। विभुजोतक ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं को क्या होता है, विभुजोतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं कि यह एक विशिष्ट कार्य करती और विभाजित होने का शक्ति क्या खो देती है। विभुजोतक द्वारा बनी जो कोशिका का क्या होता है, ये एक विशिष्ट कार्य करती है, इनका एक विशिष्ट कार्य होता है और विभाजित होने के बाद ये अपनी शक्ति को क्या खो देती है, जिसके फलस्वरूप अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है, परमानेंट टिश्यू का निर्माण हो जाता है। और जो विभुजोतक द्वारा जो बनी कोशिकाएं होती है विशिष्ट कार्य करती है और वो विभाजित होने के बाद अपनी क्या शक्ति को खो देती हैं, जिसके कारण परमानेंट टिश्यू का निर्माण, तो अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है, अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। बता दें इस प्रकार विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। आपको बता दें कि विभुजोतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का विकास करती है। आपको पता है बच्चों कि जो विभुजोतक की मेरिस्टेमेटिक की सेल्स होती है विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का क्या विकास करती है। चलिए एक हम क्रियाकलाप देखते हैं अस्थायी ऊतक में। ठीक है, एक पौधे के तने को लीजिए, अपने शिक्षक की सहायता से उससे पतले सेक्शन काटते हैं। आपको पता है एक तने का आपको पता है, एक पौधे के तने लीजिए, अपने शिक्षक की सहायता से उसके एक पतले सेक्शन काटिए। तना लेना किसी चीज का, उसका एक पतला सा सेक्शन काटना। ठीक है, पतला सा सेक्शन काटे। अब सभी सेक्शन को सेफ्रेन से रंजित करना। आपको क्या करना, पतला उस डंठे तने को लेना, उसका एक सेक्शन काटना है पतला, उसको क्या है सेक्शन को आप सेफ्रेन से रंजित करिए। एक अच्छे से
कटे हुए सेक्शंस को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें, ठीक है, और उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें, ठीक है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करके उनके विन्यास को चित्र देखें, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं अभी फिगर में 6.3 में इनकी तुलना करें, ठीक है। अब हम नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करते हैं, निरीक्षण के बाद उनके आधार पर उनके उत्तर दें, ठीक है। क्या सभी कोशिकाओं की संरचना समान है? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन उपकरणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के कितने प्रकार, इतने प्रकार क्यों हैं? और हम पौधों के मूल सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन काट सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं। जैसे ये हम एक तना लिया, उसको हम क्या काटे हैं, जैसे हम किसी तने को ऐसे काटते हैं तो उसको ऐसे काटते हैं तो क्या है, ऐसा फिगर दिखता है। और यही किसी प्लांट को किसी हम तना लिए उसको हम लॉन्गिट्यूडनल इसको बीच भाग से काटते हैं तो क्या होता है, ऐसा फिगर दिखता है, ठीक है। आपको बता दें तने के काट को जैसे हम किए हैं तो पहला लेयर क्या था हमारा, एपिडर्मिस होता है, ठीक है। फिर उसमें हमको हाइपोडर्मिस दिखता है, कॉर्टेक्स दिखता है, ठीक है, कॉर्टेक्स दिखता है, एंडोडर्मिस दिखता है, पेरी पेरीसाइकिल देखता है, फिर फ्लोएम देखते हैं, जाइलम फ्लोएम देखते हैं, ठीक है, कैम्बियम भी दिखता है,